दोस्तों, इनसाइड में मौजूद है मैं खुशानुल्लाह जनाब काजी के लिए एक नया चैलेंज सामने आ गया है और काजी साहब को पार्लियामेंट के सामने न सिर्फ खड़ा होना पड़ा है बल्कि पार्लियामेंट ने काजी साहब को एक ऐसे इम्तहान से दो चार कर दिया है जहां से काजी साहब का बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त मुकाबला है पार्लियामेंट का और काजी साहब के उस अज़्म का जिसका वो बार बार इजहार करते रहे हैं, यानी पार्लियामेंट की बालादस्ती का। अब अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब से कुछ देर पहले एक अहम तरीन समाअत मुकम्मल हुई है, जिसके अंदर पार्लियामेंट की तरफ से ये जो ताहयात नाअहली के हवाले से जो एक इब्हाम था उसकी तशरीह की गई है, उसकी वजाहत की गई है या उसके ऊपर एक हतमी फैसला सादर किया गया है। उस केस के अंदर जो अब तक की प्रोसीडिंग्स थी उसके बाद फैसले को महफूज कर लिया गया है और जल्द ही फैसला सुना दिया जाएगा। अलबत्ता जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस ताहयात नाअहली केस की समाअत जारी थी एंड उसी वक्त पार्लियामेंट बिल्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल बगल में वाक़या है वहां पर भी एक अहम तरीन इजलास जारी था और सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अहम तरीन इशू के ऊपर एक करारदाद को मंजूर कर रही थी और वो करारदाद जो है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि पार्लियामेंट ने किस तरीके से काजी साहब को चैलेंज किया। ताहयात नाअहली केस की समाअत के दौरान एक से ज्यादा मरतबा काजी साहब की जेर सरबराह अदालत ने इस अपने रिजॉल्व का इजहार किया, अपने इस इस्तदलाल का इजहार किया कि 5 जजों की दानिश या 5 जजों के फैसले या राय को पार्लियामेंट की पूरी इज्तिमाई दानिश पर फौकियत हासिल नहीं। लिहाजा अगर पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए जो आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर एक इब्हाम था उसको वाज़े कर दिया है, उसकी तशरीह कर दी है, तो फिर हमें बतौर इदारा पार्लियामेंट की इस बालादस्ती के आगे सर तस्लीम खम करना चाहिए और एक से ज्यादा मरतबा काजी साहब की जेर सरबराह अदालत ने इसी तरीके से अमल किया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट का मामला हो, फौजी अदालतों का मामला हो या ये अभी ताहयात नाअहली के हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का हो। लेकिन क्या करें जनाब, एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब पार्लियामेंट जिसके बालादस्ती का इजहार कर रहे हैं जनाब खुद काजी साहब, वो खम ठोक कर काजी साहब के सामने आ गई और उसने आकर काजी साहब को ही चैलेंज कर दिया है और चैलेंज भी किया है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, जहां पर काजी साहब खुद अपने ही इदारे यानी लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट और दीगर अदालतों के ऊपर इस बात पर जो है उनका नाटका उन्होंने बंद किया हुआ है कि जनाब हम इंतखाबात में इल्तवा किसी भी सूरत नहीं चाहते, आपके इस जो अमल का जो भुगतान है वो इंतखाबात के इल्तवा के जरिए भुगता जाएगा। बल्कि पेशावर हाई कोर्ट समेत लाहौर हाई कोर्ट दोनों ने ये जो बल्ला केस है इंट्रा पार्टी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसके जो जजमेंट है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले इस गाइडलाइन का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र कर दिया है कि जनाब अगर हमने इस मौके पर इस तरह के फैसलों में या इस तरह के मुकदमात में आने की कोशिश की या अपनी राय दी तो इम्कान है कि इसके नतीजे में इंतखाबात का इल्तवा हो जाएगा। अब होता क्या है, होता यह है कि जनाब पार्लियामेंट ने एक खामोशी के साथ वारदात डाल दी और एक करारदाद है जिसको मंजूर कर लिया। यह करारदाद बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से है कि इस करारदाद के जरिए जो अगर मैं ये कहूं कि इंतखाबात के इल्तवा का इम्कान पैदा हो गया है तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि सेनेट ने कसरत राय से करारदाद को मंजूर कर लिया है और इसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि 8 फरवरी को इंतखाबात ना कराए जाएं। पार्लियामेंट और ईवान बाला यानी पार्लियामेंट का एक अहम तरीन इदारा है ईवान बाला में ये करारदाद को कसरत राय से मंजूर किया गया है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान के मौसमी हालात दुरुस्त नहीं है, शदीद सर्दी मौजूद है और इसके साथ साथ मुल्क के अहम तरीन जो पोलिटिकल लीडरशिप है उनके ऊपर कातलाना हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, JUI अरकान मोहसिन दावड़ पर भी हमले हुए हैं, एमल वली को भी तशवीश है। लिहाजा जो इंतखाबात का इनेकाद इस टाइम फ्रेम के अंदर यानी या वो जो उसके लिए तारीख को मुकर्रर किया गया है 8 फरवरी, वहां पर ये इंतखाबात का होना मुमकिन नहीं है। करारदाद को कसरत राय से मंजूर किया गया और ये करारदाद जनाब पेश की गई थी सेनेटर दिलावर खान की तरफ से और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह खान और निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी ने इस करारदाद की मुखालफत की, जबकि जो अक्सरियत है भारी अक्सरियत ने, उसके अंदर PTI के लोग भी शामिल थे, उसके अंदर पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल थे,
इन तीनों ने मिलकर इस करारदाद को मंजूर किया है और काजी साहब को कहा है कि जनाब ये अपनी डेडलाइन यहां से उठाएं और इसको जरा सा आगे ले जाएं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है, क्योंकि इसके बाद अब इस्टेब्लिशमेंट चूंकि पहले ही इस हवाले से जो है डबल माइंड रख रही थी कि जनाब हमने इंतखाबात की तरफ जाना है, ये इंतखाबात की तरफ नहीं जाना, फौजी अदालतों के हवाले से ये अभी रिसेंटली जिस तरीके से मामला को आगे बढ़ाया गया है लोअर कोर्ट्स की तरफ से, खासतौर पर 9 मई के मुल्जमान और अहम तरीन मुल्जमान को जिस तरीके से ब्लैंकेट रिलीफ दिए गए हैं, उस पर इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान एक तनाव या एक सरदूरी की एक कैफियत मौजूद थी। अब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान भी वही खींचातानी के इम्कानात पैदा हो गए हैं इस एक फैसले के बाद। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकदमे की समाअत की है और समाअत को मुकम्मल भी किया है, फैसला भी महफूज किया है और इस फैसले के जरिए इस बात का तयन करने की भी कोशिश की गई है कि जनाब पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है इसको किसी भी तौर पर जो कॉम्प्रोमाइज है वो नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट जो है उसके हर एक फैसले के आगे सर तस्लीम खम ना सिर्फ करना चाहिए बल्कि पार्लियामेंट की इज्तिमाई दानिश को किसी भी फर्द की दानिश पर हकीकी मानों में फौकियत हासिल है। और खास तौर पर जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब दलाइल दे रहे थे तब भी इसी बात का बार बार जिक्र किया गया। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज किया तो उन्होंने 2015 के इसहाक खाकवानी केस का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या होगी। 2015 में 7 रुकनी बेंच ने यह मामला उठाया था। समीउल्लाह बलोच केस ने कोर्ट ऑफ लॉ के सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि समीउल्लाह बलोच केस में क्या इसहाक खाकवानी केस का हवाला मौजूद है, जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस को डिस्कस नहीं किया गया, जिस पर बहुत ही ज्यादा हैरानी का इजहार किया गया। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि माजी में भी ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं जहां पर इस बात का जिक्र किया गया जनाब इस मामले को हम जरा आगे चल के देखेंगे, इस मामले को फलां केस के साथ देखा जाएगा, लेकिन वो मामला ना उसके बाद कभी टेकअप हुआ ना ही उस मामले पर कभी गौर किया गया। ये जो अभी जिस अपने मजमून के अंदर इमरान खान साहब ने जिस चीज का हवाला दिया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के हवाले से, इस केस की समाअत के दौरान भी अतर में नल्ला साहब ने उस वक्त के बेंच के सामने ये नुक्ता उठाया था कि जनाब ये इलेक्शन से पहले असेंबलियों की तहलील का जायजा ले लें, क्या असेंबलियों की तहलील भी आईनी है या नहीं, जिस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का ये कह रहा था कि हाँ जी गलत है बड़ी ठीक है, हम इसके ऊपर भी गौर करेंगे, लेकिन जब फैसला आया तो जनाब ये जो है इस पर गौर क्या होना था, इसका जिक्र तक नहीं हुआ पूरी समाअत के दौरान। तो ये इस तरह के खेल अदलिया खेलती रही है और इसके ऊपर हैरानी का इजहार करना बल्कि पशेमानी का इजहार करना ये शायद काजी साहब की मजबूरी बन चुकी है। इस केस की समाअत में बार बार इस बात का जिक्र या इस बात के हवाले से जो नुक्ते हैं मुख्तलिफ वो सामने आते रहे, खासतौर पर पार्लियामेंट के हवाले से और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के हवाले से। खासतौर पर उस मौके पर तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प सिचुएशन पैदा हो गई जब मंसूर अली शाह साहब ने इस्तफसार किया कि जनाब अटॉर्नी जनरल साहब जो फैसला जो बात आप कर रहे हैं उससे लगता है अभी हमने पहली रुकावट ही अबूर नहीं की, डिक्लेरेशन का तरीकाकार क्या होगा, यानी किसको कैसे नाअहल करने का फैसला किया जाएगा, हम ये कैसे तय कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब से सवाल किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जवाब दिया तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट ने 5 साल की मुद्दत तय कर दी है, जिस पर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को मुखातब करके सवाल किया कि पार्लियामेंट ने सिर्फ नाअहली की मुद्दत का तयन किया है, नाअहली कैसे होगी, नाअहली का डिक्लेरेशन कौन देगा, इसका अभी तयन नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब इसके ऊपर भी बात करें, जिस पर फिर जो है अटॉर्नी जनरल के जवाब देने से पहले ही काजी साहब ने एक मर्तबा फिर इस मामले में एंट्री डाली और उन्होंने इस मर्तबा अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है उसका जवाब दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि अटॉर्नी जनरल साहब का नाम भी मंसूर है और उनके साथी जज का नाम भी मंसूर था, लिहाजा उन्होंने कहा कि मंसूर साहब इसका जवाब ये दें कि पार्लियामेंट आइंदा ये भी तय कर लेगी कि डिक्लेरेशन कैसे देना है और इसका तरीकाकार क्या होगा। उनका उसके साथ ही चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अदालतें कानून नहीं बनाती,
अदालतें सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून का जायजा ले सकती हैं कि कानून दुरुस्त है या नहीं। इसके अटॉर्नी जनरल के बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील शुएब शाहीन साहब अदालत के रूबरू आए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। समाअत के इख्तिताम पर जनाब शुएब शाहीन साहब आए थे। अलबत्ता उनको भी जो गुफ्तगू है उसका मौका दिया गया और चीफ जस्टिस ने उनको खुशामदीद कहा और उन्होंने कहा कि आपका बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए तो सही, कोई सियासी जमात आकर इस पर बात तो करे। जिस पर शुएब शाहीन का ये कहना था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई। पार्लियामेंट ने फर्द वाहिद के लिए तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की 62(1)(f) की तशरीह गैर मौसर कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम तो इलेक्शन एक्ट नहीं अपना फैसला देख रहे हैं। शुएब शाहीन का कहना था कि आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक आईनी तरमीम लाजमी होगी। आईनी तरमीम के बगैर जो है वो इलेक्शन एक्ट में तब्दीली के जरिए नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाला फैसला वो प्रिवेल करेगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट से मसला है तो इसे चैलेंज कर दें। हमारे सामने अभी तक इस हवाले से कोई दरखास्त नहीं आई। और उसके बाद जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो वकला हैं उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा जनाब हम इस फैसले को महफूज करें। अब तक इस समाअत के अंदर जो 3 दिन जारी रही, इसके अंदर यही एक नुक्ता सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल था कि पार्लियामेंट जो है फोरम है किसका? अवामी नुमाइंदगी का। अवाम हुकूमत के अंदर कैसे आते हैं? अपने अवामी नुमाइंदों के जरिए, यानी अवामी नुमाइंदे की जुबान से पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से जो भी लफ्ज निकलता है उसका मतलब यह है कि उसकी जुबान से उसके हलके के अवाम बात कर रहे हैं। और अगर उसके हलके के अवाम की जुबान को ही उसके वोट को हलके के अवाम का वोट समझा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट में मंजूर करदा कोई भी कानून करारदाद उस हलके के अवाम की या उस फोरम में इलेक्टेड तमाम अफराद को के मुंतखब कुरिंदा अफराद की आवाज है। अब ये आवाज तो उन्होंने सुन ली और उन्होंने इस पर फैसला भी महफूज कर लिया और इम्कानी तौर पर मुझे नजर ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस की तरफ नहीं जाएगी और वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को किसी भी तौर पर रद्द नहीं करेगी, क्योंकि अगर उन्होंने रद्द करना होता तो वो शुएब शाहीन साहब से इसके ऊपर जरूर सवाल जवाब करते। वो शुएब शाहीन साहब को ये ना कहते कि जनाब आप इलेक्शन एक्ट को चैलेंज कर दें ताकि हम इसके ऊपर बात कर सकें। इसका मतलब ये है कि ये जो ताहयात नाअहली है अब नहीं होगी, 5 साल की नाअहली मौजूद रहेगी। लेकिन सवाल अपनी जगह पर वही मौजूद है कि पार्लियामेंट का फैसला अब कैसे माना जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट का आपने इस फैसले को तो तस्लीम कर लिया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी, लेकिन उसी पार्लियामेंट का एक और सुपीरियर फोरम जिसका नाम सेनेट ऑफ पाकिस्तान है वो अब ये कह रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होने चाहिए, इलेक्शन को 8 फरवरी से आगे लेकर जाए। और चूंकि जिस सेनेटर की तरफ से ये बात की गई है उन सेनेटर्स के बारे में भी यही राय पाई जाती है कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट की एक प्रॉक्सी है, इस्टेब्लिशमेंट की आवाज है, इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉलिटिकल चेहरा है। लिहाजा अगर इसी इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फेस जो है वो पार्लियामेंट के फोरम पर काजी साहब को मुखातब करते हुए उनको इस बात का पैगाम दे रहा है कि जनाब 8 फरवरी की अपनी डेडलाइन को यहां से उठाएं, इसको मार्च तक लेके जाएं, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे हमने इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं या नहीं करने। एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है क्योंकि इस करारदाद के नतीजे में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या निगरान गवर्नमेंट की तरफ से किसी नए खेल का आगाज होता है तो फिर उसने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना है और वहां पर काजी साहब और पार्लियामेंट के दरमियान असल रस्साकशी का आगाज होगा। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे यही एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा है कि जनाब इंतखाबात के लिए चूंकि अभी तक माहौल नहीं बन पा रहा, लिहाजा जब तक माहौल नहीं बन पाएगा, और ये माहौल कौमों वाला है, माहौल का मतलब ये नहीं कि जलसे जुलूस, माहौल का मतलब ये है कि जिसको लाना है उसके लाने के लिए माहौल नहीं बन रहा, तो जब तक माहौल नहीं बनेगा उसके जाने का, जिसके जाने का इंतजार है और वो जा नहीं पा रहा, तब तक जनाब ये इलेक्शंस के ऊपर तो सवालिया निशान भी हैं और सवाल भी उठते रहेंगे और एतराजात भी सामने आते रहेंगे। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।